फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ये एग्जैक्टली में इंसेक्ट्स वगैरह खाता है। कौन? फ्रॉग। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम केवल इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन कर सकता है, बाकी किसी का भी डाइजेशन नहीं करेगा। पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व को शामिल किया। मेडुला ओब्लंगेटा कहां से बाहर निकलता है? फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर निकलता है। देन किस में कंटिन्यू हो गया? स्पाइनल कोड में कंटिन्यू हो गया। मेंढक की बॉडी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक को बोला हेड, दूसरे को क्या बोला? ट्रंक। मतलब ये हुआ कि मेंढक का जो शरीर है उसमें ना तो नेक होती है और ना ही टेल। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी रसगुल्ला आर्मी एकदम खुश होगी, स्वस्थ होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होगी। तो दोस्तों, अपन आज डील करने वाले हैं 11th क्लास का लास्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग के बारे में। चलिए कहानी शुरू करते हैं मेरे दोस्त। इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन जो थी वो बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी, दिल में उतर जाएगी और मस्त मस्त 2 नैनों में चमक जाएगी। तो कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइएगा और देखिएगा ये लेक्चर। सवाल अपने पास था टॉपिक, और टॉपिक में क्या था अपने पास? वो अपने पास है फ्रॉग्स। बच्चे जब भी बात करके चले फ्रॉग के बारे में तो ध्यान रखना, फ्रॉग एक कार्निवोरस एनिमल है। कैसा है भैया? हमने बोला ये अपने पास एक कार्निवोरस एनिमल है, मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल है। ये एग्जैक्टली में इंसेक्ट्स वगैरह खाता है। कौन? फ्रॉग। सवाल था सर अगर फ्रॉग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करके चले तो बेटा फ्रॉग जो है वो फाइलम कोरडेटा का मेंबर है। किसका मेंबर है? ये फ्रॉग जो है ये फाइलम कोरडेटा का मेंबर है, और फाइलम कोरडेटा में भी क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। किसका मेंबर है? क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। फाइलम कोरडेटा में भी किसका मेंबर है? क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। बच्चे जब भी हम एम्फीबिया के बारे में बात करके चले तो ये एम्फीबिया वर्ड को जब भी अपन एक्सप्लेन करेंगे तो एम्फी वर्ड जो ये 2 वर्ड से लिया गया। एक पहला वर्ड है एम्फी, इस एम्फी वर्ड का मतलब होता है ड्यूअल, और दूसरा वर्ड जो मेरे पास है वो है बिया, जो मेरे पास आया बियाज से, इसका मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एम्फीबिया की ड्यूअल लाइफ है। एम्फीबिया की ड्यूअल लाइफ है। ड्यूअल लाइफ है। पूछेगा ड्यूअल लाइफ कैसे? हमने बोला ये एम्फीबिया की, हमने बोला कैसी लाइफ है? हमने बोला इनकी है ड्यूअल लाइफ। और ये ड्यूअल लाइफ कहां पे? हमने बोला ये रहते हैं इन वाटर, ये पानी के अंदर भी रहते हैं। और पानी कैसा? हमने बोला फ्रेश वाटर। पानी कैसा? हमने बोला फ्रेश वाटर। दूसरा मेरे पास है, ये अपने पास है ऑन लैंड, ये लैंड पर भी रहते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं। तो ध्यान रखना जब भी बात करें एम्फीबिया के मेंबर तो ये पानी पर भी पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। पानी में हमेशा कैसे पानी में रहेंगे? फ्रेश वाटर में रहेंगे। सवाल था सर अगर हमसे कोई कहे कि फ्रॉग की तो खूब सारी स्पीसीज होगी, अपने पास मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है? बच्चे जब भी फ्रॉग की मोस्ट कॉमन स्पीसीज के बारे में बात करके चले तो वो अपने पास है राना टिग्रीना। मोस्ट कॉमन स्पीसीज का क्या नाम है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज का नाम है राना टिग्रीना। अब सवाल था सर एक बात बताओ, अगर हमें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करना हो तो हम क्या करें भैया? उसके लिए फ्रॉग को पकड़ो, एक मेंढक को पकड़ के लाओ। जब मेंढक को पकड़ के लाओगे और उस मेंढक की मॉर्फोलॉजी को देखोगे, बॉडी को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेंढक की जो बॉडी है उसकी बॉडी के अपने पास 2 पार्ट्स है। मेंढक की जो बॉडी है उस बॉडी के अपने पास कितने पार्ट्स हैं? हमने बोला बॉडी के 2 पार्ट्स है। एक पार्ट को अपन बोलते हैं हेड और दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं ट्रंक। मेंढक की बॉडी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक को बोला हेड, दूसरे को क्या बोला? ट्रंक। मतलब यह हुआ कि मेंढक का जो शरीर है उसमें ना तो नेक होती है और ना ही टेल। मींस यहां पे हमने बात किया तो नेक एंड टेल
दोनों के दोनों जो है वो दोनों के दोनों क्या है अपने पास, ये दोनों के दोनों अपने पास है एब्सेंट। नेक एंड टेल दोनों के दोनों ही अपने पास क्या है, हमने बोला नेक एंड टेल दोनों के दोनों अपने पास एब्सेंट है। बोला सर ठीक है। सवाल था सर आपने बोला इनके शरीर के दो पार्ट है, हमने कहा जी बिल्कुल दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट, एक पार्ट है हेड एंड दूसरा पार्ट है ट्रंक। अब सवाल पूछेगा सर इस हेड पे तीन स्ट्रक्चर्स है जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मस्त मस्त दो नैनो के बारे में जो दिल का चुरा लेते हैं चैन। दूसरा हम बात करेंगे नोज के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे ईयर्स के बारे में। बच्चे एग्जैक्टली में जब हम मेंढक को देखते हैं तो वन पेयर आईज जो होती है वो उनके हेड पर प्रेजेंट होती है, वो थोड़ी उभरी हुई सी होती है, वो थोड़ी उभरी हुई सी होती है। और इनकी आईज जो होती है वो स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और वो सिंगल सिंगल केवल और केवल बात करके चले तो वो सिंपल आईज है, मतलब केवल उसकी एक ही यूनिट प्रेजेंट है। तो जब भी बोले कि फ्रॉग में आंखें कितनी, हमने बोला टोटल मिला के दो आईज है, दो आईज है। जब भी पूछे उन आईज को स्टडी करें तो हमने बोला सिंपल आईज है, एक आंख में केवल एक ही लेंस है, उसके अंदर कोई और दूसरी सब यूनिट्स प्रेजेंट नहीं है। पूछेगा आंखें कहां पर लोकेटेड है, बेटा उसके स्कल के अंदर गड्ढा होता है जिसे बोलते हैं आई ऑर्बिट। एग्जैक्टली में आईज जो है वो आई ऑर्बिट में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है, आई ऑर्बिट में लोकेटेड है। फ्रॉग की खास बात थी, फ्रॉग में आईलिड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आईलिड्स। और इनकी आईलिड्स की कहानी क्या है बेटा, इनमें आईलिड्स प्रेजेंट होती है। हमारे में तो अपर आईलिड होती है मूवेबल और नीचे वाली क्या होती है, फिक्स। फ्रॉग में जस्ट उल्टा उल्टा होता है, नीचे वाली आईलिड होती है वो तो होती है मूवेबल और ऊपर वाली क्या होती है, फिक्स। इसके साथ साथ इसमें थर्ड आईलिड भी पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड आईलिड को क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। किसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, हमने बोला थर्ड आईलिड जो है उसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या काम करती है, जब फ्रॉग पानी में होता है तो पानी में आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैंने बोला प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन वाटर। ये पानी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती कौन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। सवाल था ठीक है सर और क्या खास बात है। एक चीज हमने नोट करी, क्या नोट किया, हमने देखा ये फ्रॉग जो होते हैं इसके सिर पर ही वन पेयर नेजल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट है, हमने बोला यहां वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है कहां पे, सिर पे। तो नाक की वन पेयर ओपनिंग कहां प्रेजेंट है, सिर पे, दैट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। सवाल पूछेगा सर आप हमें इन ईयर के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए, ईयर के बारे में बताइए, ईयर के बारे में बताइए। हमने बोला जब भी कोई बात करे ईयर के बारे में तो हमने बोला कि ये जो मेरे पास एनिमल है इनमें ईयर ड्रम टिम्पेनम जो होता है वो बाहर से दिखाई देता है। मतलब इनके सिर पे कान जो थे, उन कान, ये जो कान है इन कान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर ड्रम। जैसे हमारे में बाहर से ये दिखाई दे रहा है, ऐसे हमने देखा कि इन एनिमल की आंखों के पास में, आंखों से जब थोड़ा सा इधर देखते हैं तो यहां पे प्रेजेंट होता है ईयर ड्रम। और ये ईयर ड्रम बाहर से अपीयर है, एक्सटर्नली ये क्या होता है, अपीयर। लेकिन कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। यहां पे ईयर ड्रम कान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। ध्यान रखना यहां पर इंटरनल ईयर जो होता है वो इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट होता है। अब सवाल था सर एक बात बताओ, हमने कहा जी पूछो। आप कह रहे हो यहां पे टिम्पेनम भी प्रेजेंट होता है, यहां पे इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली में ये जो ईयर है इस ईयर का काम क्या है बेटा, ईयर का दो काम है। पहला काम हमने बोला लिखा हियरिंग और दूसरा है बॉडी बैलेंसिंग। ये दो काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ईयर। सवाल था सर ईयर के आपने दो काम बताए, एक काम बताया हियरिंग एंड दूसरा बताया बॉडी बैलेंसिंग। आप हमें एक बात बताओ कि ईयर का मेन काम क्या है। बेटा सबसे पहले एनिमल में जब
ईयर इवॉल्व्ड हुए थे तो वो ईयर का काम था बॉडी को बैलेंस करना। तो ईयर का क्या काम था? बॉडी को बैलेंस करना। सबसे पहले कान बॉडी को बैलेंस करने के लिए ओरिजिनेट हुए थे। तो ईयर का जब भी कोई पूछे मेन काम क्या था, तो ईयर का मेन काम होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करना। सुनना तो उसका सेकेंडरी फंक्शन है। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट, शरीर का दूसरा पार्ट है, उसे अपन बोलते हैं मेरे दोस्त ट्रंक। हमने क्या देखा कि फ्रॉग के ट्रंक पे 2 पेयर्स लिम्स प्रेजेंट है, 2 पेयर लेग प्रेजेंट है। आगे वाली लेग जो होती है वो 4 लिम्ब, वो 1 पेयर होती है। पीछे वाली लेग जो होती है वो भी 1 पेयर होती है। लेकिन खास बात क्या थी? आगे वाली लेग का साइज छोटा होता है और उनमें 4 फिंगर्स होती है। आगे वाली लेग्स का साइज क्या होता है? छोटा, मतलब वो शॉर्ट है, एंड उनमें कितनी फिंगर्स है? 4। जबकि पीछे वाली लॉन्ग लेग्स जो है वो लॉन्ग है एंड मस्कुलर है, लॉन्ग है एंड मस्कुलर है, और उनमें कितनी फिंगर्स है? 5। अब हमने क्या देखा? पीछे वाली लेग में कितनी फिंगर है? 5। आगे वाली लेग में कितनी फिंगर है? 4। हमने क्या देखा? पीछे वाली लेग की जो फिंगर्स है उनके बीच में वेब प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वेब। ये वेब जो प्रेजेंट होता है, मतलब ये 5 फिंगर जो है ये कैसी है? वेब्ड फिंगर्स है। और ये वेब क्या काम करता है? जब फ्रॉग पानी में होता है तो ये स्विमिंग में हेल्प करती है। हमने एक चीज और नोट करी, क्या कि जब मेल फ्रॉग को देखा तो उसके आगे वाले पैर की जो फर्स्ट फिंगर थी, उस फर्स्ट फिंगर का जो फर्स्ट डिजिट था, ये फर्स्ट डिजिट जो था उस पर प्रेजेंट थी कोपुलेटरी पैड। उस पर क्या प्रेजेंट थी? कोपुलेटरी पैड। तो जब भी बात करें कि 4 लिंब की जो फर्स्ट फिंगर है उस फर्स्ट फिंगर पर प्रेजेंट होता है क्या? कोपुलेटरी पैड। और ये पैड केवल और केवल मेल में होता है। क्यों? क्योंकि जब मेल और फीमेल कोपुलेशन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फीमेल को पकड़ने में हेल्प करते हैं। कौन? ये कोपुलेटरी पैड्स। कौन हेल्प करते हैं? ये कोपुलेटरी पैड्स इसी काम में हेल्प करते हैं। सवाल था। चलो सर ठीक है, बात होगी। लेकिन अगर कोई पूछे ये लेग्स क्या काम करते हैं, देखना भैया, जब फ्रॉग चलता है तो लेग जो है वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं। पानी के अंदर ये जो थे वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेब्स। ये लैपिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग जब उछलता है दैट इज लैपिंग, उस लैपिंग में हेल्प करते हैं कौन? लेग्स। याद करो, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हमें फ्रॉग दिखाई नहीं पड़ता। एग्जैक्टली में ये जमीन के अंदर बिल में चला जाता है, गहराई से बिल में चला जाता है, ताकि ये अपने आप को उस तेज सर्दी या गर्मी से बचा सके। तो उसके लिए इसे बिल खोदना पड़ेगा। तो इनकी लेग्स जो है ये बरोइंग में भी हेल्प करती है, बिल खोदने में भी हेल्प करती है, बिल खोदने में भी हेल्प करती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी? फ्रॉग की। अब सवाल था, सर एक बात बताओ, अगर फ्रॉग के शरीर से मैं उसकी स्किन को निकालूं, फ्रॉग के शरीर से स्किन को निकालूं और फिर स्किन को निकाल के स्टडी करूं, तो भैया ये लो, हमने फ्रॉग की स्किन को निकाला और चेक करके देखा। जब चेक करके देखा तो पता ये चला कि ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग की स्किन कैसी है? हमने बोला वो स्मूथ है, स्लीपी है, मॉइस्ट एंड हाईली ग्लैंडुलर है। पूछेगा सर हाईली ग्लैंडुलर है? मैंने कहा हां, हाईली ग्लैंडुलर क्यों है? क्योंकि यहां पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो यहां पे क्या है? प्रेजेंट। यहां पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये म्यूकस ग्लैंड क्या काम कर रही है? ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन कर रही है। और म्यूकस तो चिकना मटेरियल है, उस म्यूकस की वजह से ही इनकी स्किन है वो स्लीपी, बहुत चिकनी है, और वो नम बनाए रखने का काम करता है, उसे मॉइस्ट बनाए रखने का काम करता है। तो ध्यान रखना, हर हाल में फ्रॉग की स्किन नम रहेगी, मॉइस्ट रहेगी। सवाल था सर इस मॉइस्ट स्किन का क्या फायदा है? बेटा ये मॉइस्ट स्किन जो है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हमने बोला हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। बोला सर ठीक है। अगला सवाल था, सर अगर हमने जब फ्रॉग की स्किन को टच करके देखा तो वो स्किन एकदम स्मूथ थी, एकदम कैसी थी? स्मूथ थी, मतलब उस पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। जैसे स्नेक में, फिशेज में स्केल्स होते हैं, एम्फीबियंस के स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। कहने का मतलब इनकी स्किन एकदम स्मूथ है, उसमें स्केल्स पूरी तरह क्या है? एब्सेंट। स्केल्स एब्सेंट, इसका मतलब कि फ्रॉग में एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता, केवल और केवल क्या मिलता है? एंडोस्केलेटन मिलता है। नेक्स्ट,
अब ये जो स्नेक है इनमें मेटाक्रोसिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हमने बोला इनमें मेटाक्रोसिस प्रेजेंट होता है, मेटाक्रोसिस प्रेजेंट होता है। सवाल था सर इस मेटाक्रोसिस का मतलब क्या है? हमने बोला इसका मतलब है एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू चेंज स्किन कलर, एबिलिटी टू चेंज स्किन कलर, इसको क्या बोलते हैं? मेटाक्रोसिस। एबिलिटी टू चेंज स्किन कलर, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटाक्रोसिस। अब ये मेटाक्रोसिस जो है ये किस में हेल्प करता है? हमने बोला एबिलिटी टू चेंज स्किन कलर, इसको बोलते हैं मेटाक्रोसिस। और ये मेटाक्रोसिस क्या काम करता है? मैंने बोला ये एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो हमने बोला क्या करता है? हमने बोला प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। जब ये एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, बोला कैसे? भैया ये जो एनिमल है ये अपनी स्किन का कलर एनवायरनमेंट के कलर की तरह कर लेते हैं। जब एनवायरनमेंट का कलर और स्किन का कलर एक जैसा हुआ तो जब कोई प्रीडेटर आएगा, कोई दुश्मन आएगा तो दुश्मन को ये दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने पास एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। क्या है भैया? हमने बोला ये एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री है, ये अपने पास एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। क्या? कलर चेंज करना एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री है जो उसे दुश्मनों से बचाने में हेल्प करती है। बोला सर ठीक है, मानी सर एक बात। सर एक बात बताओ, अगर हमने बोला ये स्किन का कलर चेंज करता है, बिल्कुल चेंज करता है। अब ये बताओ ना कि अगर हम फ्रॉग को देखें, पकड़ के देखें तो फ्रॉग दिखेगा कैसा? देखो भाई साहब, हमने क्या काम किया? मेंढक को पकड़ा और ऊपर से देखा। जब ऊपर से देखा दैट इज डोर्सल व्यू देखा, इधर हमने उसका वेंट्रल व्यू देखा। जब डोर्सल व्यू देखा तो हमने क्या देखा? मेंढक का कलर बिल्कुल ओलिव ग्रीन कलर है जिस पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट है जो कि इरेगुलर पैटर्न में है। दैट इज बहुत सारे डार्क एंड इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है। कहां पे? डोर्सल सरफेस पे, ऊपर की साइड। अगर इस फ्रॉग को मैं पलट के देखूं, उल्टा करके देखूं, दैट इज वेंट्रल सरफेस को देखूं, तो पूरी की पूरी वेंट्रल सरफेस है वो यूनिफॉर्म रूप से हल्के पीले रंग की होती है, पेल येलो कलर होता है। किसका? वेंट्रल व्यू का। तो डोर्सल व्यू कैसा था? ओलिव ग्रीन, जिस पे बहुत सारे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट थे, जबकि वेंट्रल व्यू जो था वो एकदम साफ सुथरा था, एकदम साफ सुथरा था। दैट इज पेल येलो था, पेल येलो था। ये कहानी है किसकी? स्किन की। ये कहानी है किसकी? स्किन की। चले भैया अपन आगे, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं सर, अगर कोई पूछे कि आप बताओ इस फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर की क्या कहानी है? भैया अगर कोई फ्रॉग के बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करके चले तो ध्यान रखना एंटायर एनिमल किंगडम में केवल बर्ड्स एंड मैमल्स ही है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से नहीं बदलता। बाकी सब एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल है। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा, लेकिन एक नैरो रेंज में चेंज होगा, एक नैरो रेंज में चेंज होगा। मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? वेरिएबल है, इसलिए इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, या इन्हीं का अपन दूसरा नाम भी बोल सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इन्हीं को अपन बोलते हैं कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इन्हीं को बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है, लेकिन एक नैरो रेंज में। मतलब सर्दी में टेम्परेचर घटेगा तो अपने शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लेंगे, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, नैरो रेंज में चेंज करेंगे। और जब इनसे लगेगा कि भाई अब तुझसे ना तो सर्दी झेली जा सकती ना गर्मी झेली जा सकती, तो फिर ये पतली गली से निकलेंगे। ये क्या काम करेंगे? अपने आप को फिर सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए कि भाई इससे ज्यादा मैं शरीर में टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकता, ये जमीन में गहराई में चले जाएंगे, गहरे बर्रों में, गहरे बिल में चले जाएंगे और उस सर्दी के मौसम को वहीं पे निकालेंगे। मतलब सर्दी के टाइम में ये तेज सर्दी से बचने के लिए गहरे बिल में चले जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं विंटर स्लीप, हाइबरनेशन।
बहुत तेज गर्मी होती है तो उस बहुत तेज गर्मी से बचने के लिए ये गहरे बिल में चले जाते हैं। उस समर स्लीप को अपन बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। तो ध्यान रखना, तेज गर्मी से बचने के लिए अगर फ्रॉग जमीन में गहराई में बिल में चला गया तो उसे क्या बोला? उसे बोला समर स्लीप, एस्टिवेशन। अगर तेज सर्दी से बचने के लिए फ्रॉग गहरे बिल में चला गया तो उसे क्या बोला? विंटर स्लीप, दैट इज हाइबरनेशन। विंटर स्लीप, दैट इज हाइबरनेशन। बोला चलो ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला कि एक सवाल हमारे दिमाग में आया। बोला क्या? बोला सर अगर इन एनिमल्स को बारे में बात करें तो आपने बोला कि फ्रॉग एक कार्निवोरस एनिमल है, मतलब ये तो कीड़े मकोड़े खाने का काम करता है, इंसेक्ट्स खाने का काम करता है। मैंने कहा हाँ। आप बताओ इस एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना? बच्चे, जब भी इस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी जाएगी, जब भी इस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी जाएगी तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं। एक पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। जब भी बोले एलिमेंट्री कैनाल तो याद रखना कार्निवोरस एनिमल का एलिमेंट्री कैनाल जो है वो होता है छोटा छोटा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? हमने बोला शॉर्ट इन कार्निवोरस एनिमल्स। ये कार्निवोरस एनिमल्स जो है इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस एनिमल। एज कंपेयर टू हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल जो है, जो कि सेल्यूलोज खाता है, उन हर्बीवोरस एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई ज्यादा होती है। फ्लैश ईटिंग एनिमल है जो कार्निवोरस एनिमल है, उनमें एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। वो कैसी होती है? छोटी होती है। बोला सर ठीक है, आप बताइए सर कि अगर एक फ्रॉग को डाइजेशन करना है तो वो डाइजेशन कैसे करेगा? बड़े ध्यान से देखना। हमने मान लिया मेरे दोस्त कि अपने पास ये जो है ये अपने पास कोई इंसेक्ट है। ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये मेरे पास कोई इंसेक्ट है। ये अपने पास क्या है मेरे दोस्त? हमने मान लिया मेरे दोस्त ये अपने पास कोई इंसेक्ट है। फिर क्या हुआ? हमने बोला ये अपने पास कोई इंसेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये अपने पास कोई इंसेक्ट है। जो ही ये इंसेक्ट आया, फ्रॉग ने तुरंत के तुरंत अपनी जीभ को बाहर निकाला। ध्यान रखना, ये जीभ का इंटीरियर पार्ट है जो चिपका हुआ है, जो बाहर निकला वो जीभ का पोस्टीरियर पार्ट, मतलब इसकी जीभ ऐसे फोल्ड होती है, ये आगे का भाग, ये पीछे का भाग। आगे का भाग तो अटैच्ड है, ये पीछे के भाग को ऐसे फेंकेगा। इनकी जब ये बाइलोब्ड जीभ बाहर निकली तो इस बाइलोब्ड जीभ की हेल्प से इसने इस इंसेक्ट को, इस फूड मटेरियल को कैप्चर किया। किसकी हेल्प से? इस टंग की हेल्प से। टंग की हेल्प से कैप्चर किया। उसके बाद ये कहां गया? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से कहा गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहा गया? हमने बोला ईसोफेगस में, जो कि शॉर्ट ट्यूब्यूल थी। और ईसोफेगस के बाद कहां गया? स्टोमक में गया। जो ये स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक की वॉल से निकलता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, जिसमें खूब सारे एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स ने क्या किया भाई? यहां पे जो अपने पास एंजाइम्स आए, इन एंजाइम्स ने क्या काम किया? मैंने बोला जो ही वो इस फूड पे आए, इन्होंने इस फूड का कर दिया पार्शियल डाइजेशन। इस फूड का कर दिया पार्शियल डाइजेशन। इस फूड का क्या कर दिया? इस फूड का कर दिया पार्शियल डाइजेशन। और ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को हमने बोल दिया काइम। इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोल दिया? काइम। तो जब भी बोले स्टमक में क्या हुआ, हमने बोला फूड मेटल का पार्शियल डाइजेशन किया। किसने? HCl ने एंड गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स ने। तो ये किस में बदल गया? काइम में बदल गया। फिर ये काइम स्टमक से निकला और स्टमक से निकल के ये काइम कहां पे पहुंचा? हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इस इंटेस्टाइन के कहां पहुंचा? इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट ड्यूडेनम में पहुंचा। ये सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम है। एग्जैक्टली में यहां पे दो चीजें आई। पहला तो अपने पास आया बाइल जूस। बाइल जूस को बनाने का काम कौन करता है? अरे बाइल जूस को बनाने का जो काम करता है, वो बनाने का काम करता है मेरे दोस्त लीवर। कौन बनाने का काम करता है? लीवर। और वो जाके किस में स्टोर हो जाता है? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो यहां पे जो बाइल जूस आएगा वो किस में आएगा? जब गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाइल जूस आएगा। पहली बात। दूसरी बड़ी बात,
पैंक्रियाज जो था, उस पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, और उस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर सकते हैं, प्रोटीन का भी डाइजेशन कर सकते हैं, फैट का भी डाइजेशन कर सकते हैं। और वो सारे के सारे एंजाइम किसके अंदर होते हैं? हमने बोला वो सारे के सारे एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर है। किसके अंदर है? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर है। तो हमने बोला गॉल ब्लैडर से आया बाइल जूस, पैंक्रियाज से आया पैंक्रियाटिक जूस, और ये दोनों के दोनों इस कॉमन बाइल डक्ट, जी हां एनसीईआरटी ने यही वर्ड यूज किया, इस हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को एनसीईआरटी ने बोला कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा कहां पे रिलीज कर दिए गए? इस ड्यूडेनम में रिलीज कर दिए गए। अब ड्यूडेनम में फैट जो ही इस बाइल जूस के कांटेक्ट में आएगा, ये बाइल जूस फैट का क्या कर देगा? इमल्सिफिकेशन। फैट का क्या कर देगा? इमल्सिफिकेशन। आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, केवल इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन कर सकता है, बाकी किसी का भी डाइजेशन नहीं करेगा, बाकी नॉर्मल फैट पे वो काम नहीं करेगा। अगर भाई साहब फैट का डाइजेशन करवाना है तो उसका इमल्सिफिकेशन करना बेहद बेहद जरूरी है। अब हमने बोला यहां पे प्रेजेंट लाइपेज एंजाइम ने इमल्सिफाइड फैट का भी डाइजेशन कर दिया, फूड में कोई कार्बोहाइड्रेट था उसका भी डाइजेशन कर दिया, इस फूड में जो प्रोटीन था उस प्रोटीन का भी डाइजेशन कर दिया। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि उस फूड मैटेरियल का सारा डाइजेशन जो था वो इस इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या हो गया? कंप्लीट। अब हमने क्या देखा? फूड मेटल का डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में हो गया, लेकिन बात थी कि अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना था। तो फूड मेटल के एब्जॉर्प्शन के लिए इस इंटेस्टाइन में खूब सारे विलाई एंड माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। खूब सारे क्या पाए जाते हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई। जब भी पूछे ये विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं, बेटा ये विलाई एंड माइक्रोविलाई के बारे में जब भी पूछे ये क्या काम करते हैं, हमने बोला ये सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये सरफेस एरिया जो है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। हमने बोला ये सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अरे सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो हमने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड वो क्या होगा? वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा? बहुत 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 ज्यादा होगा। बोला सर ठीक है। तो हमने बोला उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो था, ये मेरे पास डाइजेस्टेड फूड था, उस डाइजेस्टेड फूड का जितना एब्जॉर्प्शन हो सकता था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो गया? पूरा हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद भी कुछ ऐसा फूड मेटेरियल बचा होगा जिसका या तो डाइजेशन नहीं हुआ या एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड मेटेरियल था वो यहां से इस इंटेस्टाइन से होता हुआ इस रेक्टम में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बेटा? रेक्टम में पहुंचता है। तो मैंने बोला वो रेक्टम में गया, वही तो था फीकल मैटर, दैट इज एक्सक्रीटा। उस एक्सक्रीटा को किसने स्टोर किया? उसने टेम्परेरीली स्टोर किया। किसने? रेक्टम में। तो जब भी पूछे कि अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट दैट इज एक्सक्रीटा को कौन स्टोर करता है टेम्परेरीली, आप कहोगे रेक्टम। ये रेक्टम आगे जाके खुलता है क्लोका में। किस में जाके खुलता है? क्लोका में। अब सबसे बड़ा प्यारा सवाल था सर ये क्लोका में जाके खुला, अगर कोई कहे कि ये क्लोका कितनी चीजों से बना है? बेटा ये क्लोका जो अपने पास है ये एग्जैक्टली में 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमने बोला एनस, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग। दूसरा हमने बोला जेनाइटल पोर, एंड तीसरा मेरे पास है वो मेरे पास है एक्सक्रीटरी पोर। तीसरा मेरे पास है एक्सक्रीटरी पोर। एग्जैक्टली में डाइजेस्टिव ट्रैक भी जाके कहां ओपन होता है? आपने बोला क्लोका में। जेनाइटल पोर जो था वो भी कहां पे ओपन होता है? हमने बोला क्लोका में। और एक्सक्रीटरी पोर था वो भी जाके कहां ओपन होता है? क्लोका में। तो ये क्लोका में आप देखोगे तो इन 3 चीजों की ओपनिंग दिखाई देगी। चले भैया, 3 चीजों की ओपनिंग दिखाई देगी। यस। अब ध्यान रखना फीमेल में तो ये तीनों ओपनिंग होती है अलग अलग, लेकिन मेल में क्या होता है कि ये एक्सक्रीटरी पोर एंड जेनाइटल पोर एक ही ओपनिंग के द्वारा खुलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल
पोर। किसमें? हमने बोला मेल में। किसमें? मेल में। ये दोनों मिलके यूरिनोजेनेटल पोर बना लेते हैं, यूरिनोजेनेटल पोर बना लेते हैं। ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका मेरे दोस्त? फ्रॉग का। किसका? फ्रॉग का। यस। यहां पे हमने डाइजेशन में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समेट लिया है मेरे दोस्त। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सवाल था सर डाइजेशन के बाद हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉग की ड्यूअल लाइफ होती है। कैसी लाइफ होती है? अरे फ्रॉग की ड्यूअल लाइफ होती है, मतलब ये लैंड पर भी रहता है, ये लैंड पर भी रहता है, ये वाटर में भी रहता है, ये लैंड पर भी रहता है, ये वाटर में भी रहता है, ये लैंड पर भी रहता है, ये वाटर में भी रहता है। बोला बिल्कुल रहता है। ये दो अलग अलग जगह पे रहता है, पानी में भी रहता है, लैंड पर भी रहता है। जब फ्रॉग पानी में होता है तो वो रेस्पिरेशन करता है स्किन के द्वारा, और स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसे क्या बोला जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो जब भी कोई कहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो आप कहोगे जब रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो? जब रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सवाल था सर जब फ्रॉग लैंड पे रहेगा तब? जब लैंड पे रहेगा तो वो बक्कल कैविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है, वो स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है, एंड वो लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है। मतलब जब फ्रॉग लैंड पे होगा तो तीन चीजों से रेस्पिरेशन करेगा, बक्कल कैविटी से भी, स्किन से भी, एंड लंग्स से भी। याद करो स्किन वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो कहने का मतलब क्या निकला कि चाहे फ्रॉग पानी में रहे, चाहे फ्रॉग लैंड पर रहे, स्किन के द्वारा तो हर हाल में रेस्पिरेशन होगा, हर हाल में रेस्पिरेशन होगा। सवाल पूछे गुरुजी आपने एक बात बोली थी क्या, कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो फ्रॉग जो होता है वो जमीन में डीप बर्रों में चला जाता है उस तेज गर्मी से, तेज सर्दी से बचने के लिए। हमने कहा तो जब वो बर्रों में रहेगा, जमीन में गहराई में रहेगा, तो रेस्पिरेशन किससे करेगा? अरे जब ये जमीन में गहराई में रहेगा तो ये रेस्पिरेशन करता है स्किन से। तो कहने का मतलब कि हालात चाहे कैसे भी रहे, हालात चाहे कैसे भी रहे, चाहे वो पानी में रहे, चाहे वो लैंड पे रहे, चाहे वो समर और विंटर स्लीप में रहे, स्किन से रेस्पिरेशन तो हर हाल में करेगा, स्किन से रेस्पिरेशन तो हर हाल में करेगा। यस। बोला सर ठीक है, लेकिन एक काम की बात और थी। क्या? कि स्किन रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही है, और दूसरी बात फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसकी हेल्प से? स्किन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्किन की हेल्प से। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। बोला सर ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर फ्रॉग लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है तो लंग्स तक एयर पहुंचती कैसी है? हमने बोला बाहर के एनवायरमेंट से एयर जो थी वो उनके वन पेयर जो नोस्ट्रिल्स थे, वो उनके पास जो वन पेयर नोस्ट्रिल्स थे उनके द्वारा कहां पहुंचेगी? बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी में जाने के बाद वो कहां पहुंचेगी? वो पहुंचेगी लंग्स में। अब जब भी बात करें लंग्स के बारे में तो ध्यान रखना इसमें फेफड़े जो होते हैं वो वन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? हमने बोला इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। ये पिंक कलर के होते हैं, और याद रखना ये थोरैक्स या ट्रंक के अपर पार्ट में लोकेटेड होते हैं। थोरैक्स या ट्रंक के अपर पार्ट में लोकेटेड होते हैं, अपर पार्ट में लोकेटेड होते हैं। यस। तो मोटी मोटी बात क्या निकली? मोटी मोटी बात अपने पास निकल के आई, वो ये निकल के आई कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी बात करोगे तो अपने पास फ्रॉग चाहे कहीं पे भी रहे, हर हाल में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन तो करेगा करेगा करेगा। यस। चले भैया, इतनी सी कहानी मेरे हिसाब से क्लियर होगी। रेस्पिरेशन के बाद अगली हम बात करते हैं मेरे दोस्त, वो बात करते हैं आपसे, वो बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉग फाइलम कोर्डेटा का मेंबर है। फ्रॉग किसका मेंबर है? अरे फ्रॉग तो फाइलम कोर्डेटा का मेंबर है, और कोर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। अब फ्रॉग को देखोगे तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी है एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी है। दोनों ही टाइप के सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी है एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी है। जब भी पूछोगे सर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किससे बना होता है? तीन चीजें, ए दिल है मुश्किल, उसमें हार्ट है,
उसमें ब्लड है एंड उसमें ब्लड वेसल्स है। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। एक एक के बारे में बात करते हैं। हार्ट। बेटा फ्रॉग के हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? फ्रॉग का जो हार्ट होता है उस हार्ट में टोटल मिला के तीन चैम्बर होते हैं। तीन चैम्बर होते हैं और उन तीन चैम्बर्ड हार्ट में क्या होते हैं? हमने बोला दो तो होते हैं एट्रिया एंड एक होता है, वो होता है वेंट्रिकल। दो तो होते हैं एट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल। ये तीन चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और इस हार्ट में कार्डियक मसल है, इसलिए हमने बोला थ्री चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट है। थ्री चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट है किसमें? फ्रॉग में। पहली बात। दूसरी बात, इसके हार्ट के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे हार्ट के अराउंड प्रेजेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसी तरह इनके हार्ट के चारों तरफ भी पेरिकार्डियम दैट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। पेरिकार्डियम दैट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट, तीसरा मेरे पास है, अगर इनके हार्ट को देखें तो इनके हार्ट में साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस पाया जाता है। साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस पाया जाता है। सवाल यही था कि सर साइनस वेनोसस है क्या? बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया मेरे दोस्त कि अपने पास ये फ्रॉग का हार्ट है। ये लीजिए, ये मेरे पास लेफ्ट वाला एट्रियम, ये मेरे पास राइट वाला एट्रियम और ये मेरे पास वेंट्रिकल। हमने क्या देखा कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेके आती है, वो ब्लड लेके आती है वेन्स। ये लो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेके आती है, वो वेन्स ब्लड लेके आती है और वेन्स इस ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर में जाके खुलती है और ये ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर जाके किस में खुलती है? राइट वाले एट्रियम में खुलती है। तो हमने बोला ये वेन क्या लेके आई? ब्लड लेके आई, जाके किसमें खुली? इस ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर में। ये ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर किसमें खुली? राइट वाले एट्रियम में। इसी को बोलते हैं साइनस वेनोसस। इसी को क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसस बोलते हैं। हमने एक बात और नोट की। क्या नोट किया? हमने बात ये नोट की कि वेंट्रिकल जो है, इस वेंट्रिकल से एक डक्ट बाहर निकली। ये लीजिए, ये डक्ट आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। एक ब्रांचेस कहां लेके गई ब्लड को? लंग्स में। एक लेके गई बॉडी में। तो ये एक कॉमन डक्ट जिसमें इस वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, इसे ही अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस, इसी को बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस। चले भैया, तो हमने क्या बोला? हमने मोटी सी बात ये की कि इनमें साइनस वेनोसस पाया जाता है जो कि एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है, जो कहां खुलती है? राइट वाले एट्रियम में खुलती है। जब भी बोले कोनस साइनस वेनोसस और जब भी बोले कि कोनस आर्टरियोसस, हमने बोला वेंट्रिकल ब्लड को किस में पंप करता है? कोनस आर्टरियोसस में करता है, जो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक ब्लड को लेके गई फेफड़े के पास, स्किन के पास दैट इज ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड दूसरी बॉडी के ऑर्गन्स के पास लेके गई। यस। नेक्स्ट, दूसरी चीज थी वो यहां पे थी ब्लड। दूसरी चीज यहां पे क्या थी? ब्लड। तो जब भी बात करके चले मेरे दोस्त ब्लड के बारे में, तो एक बात याद रखना, ब्लड का फॉर्मेशन दो चीजों से हुआ। एक मेरे पास प्लाज्मा और दूसरी ब्लड सेल्स। और उन ब्लड सेल्स में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जब भी बोले ब्लड कितनी चीजों से मिलके बना, हमने बोला दो चीजों से मिलके बना। एक मेरे पास प्लाज्मा, दूसरी अपने पास ब्लड सेल्स, जिसमें मेरे पास आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चले भैया, सवाल था सर आरबीसी की क्या कहानी थी? भैया फ्रॉग की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है एंड वहां पे भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। सवाल था सर ठीक है, सर एक बात और बताओ। हमने कहा पूछो। बोला सर अगर लिम्फेटिक सिस्टम में बात करके चले तो लिम्फेटिक सिस्टम कितनी चीजों से बना है? वो भी तीन चीजों से बना है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। पहला लिम्फ, दूसरा लिम्फ चैनल्स एंड तीसरा लिम्फ नोड। तीसरा लिम्फ नोड। इन तीन चीजों से मिलकर बना है लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन याद रखना, ये लिम्फ जो होता है ये ब्लड से डिफरेंट होता है।
कैसे? अरे लिम्फ में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो थी, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन थी, वो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट। एंड आरबीसी भी कंप्लीटली क्या होती है? एब्सेंट। तो बिल्कुल एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि लिम्फ जो था वो ब्लड से भी डिफरेंट होता है, क्योंककि उसमें आरबीसीज एंड सम प्रोटीन जो थी, जो कि प्लाज्मा में तो होती है एंड ब्लड में नहीं होती। यस यस, ये सारी प्लाज्मा में, सॉरी, लिम्फ में तो नहीं होती लेकिन ब्लड में होती है, तो ध्यान रखना, इसीलिए लिम्फ ब्लड से अलग है, अलग है। यस, एक खास बात और थी। क्या खास बात थी यार? हमने नोट किया कि अपने पास ये जो फ्रॉग थे, इन फ्रॉग में, एम्फीबियंस में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी मिलता है, जिसके द्वारा इंटेस्टाइन से ब्लड को लीवर में लेके जाया जाता है। कैसे ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहां पे रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और ये रीनल पोर्टल सिस्टम क्या काम करता है? अरे ये रीनल पोर्टल सिस्टम क्या काम करता है? ये हाइंड लिम्ब से, टांगों से, पिछली टांगों से ब्लड को किडनी में लेके जाता है। कौन? रीनल पोर्टल सिस्टम। और ये दोनों ही पोर्टल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है? अरे ये दोनों ही पोर्टल सिस्टम जो है अपने पास, वो अपने पास फ्रॉग में प्रेजेंट है, फ्रॉग में प्रेजेंट है। ये बात तो हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताई थी। यस मेरे दोस्तों, बताई थी। हाँ, यहां पे जाके अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा का पूरा हुआ खत्म। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सिस्टम मेरे पास आता है मेरे दोस्त, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब भी फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करके चले, तो फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा 1 पेयर किडनी होती है। कितने पेयर किडनी होती है? हमने बोला उसमें 1 पेयर किडनी होती है। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होती है। एग्जैक्टली में हर एक किडनी से एक यूरेटर बाहर निकलती है। तो किडनी कितनी थी? 2। और हर किडनी से एक यूरेटर निकली, तो यूरेटर भी कितनी हुई? 2। यहां पे क्लोका जो है, वो क्लोका भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लोका में 3 तरह की ओपनिंग मिलेगी। जेनाइटल पोर भी मिलेगा जो गैमीट लेके आएगा, एनस भी मिलेगा जिससे फीकल मैटर बाहर निकलेगा, एंड एक्सक्रीटरी पोर भी जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट लेके आएगा, दैट इज यूरिया लेके आएगा। हमने बोला यहां पे यूरिनरी ब्लैडर भी मिलता है, और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम था? यूरिन को स्टोर करना, यूरिन को स्टोर करना। बड़े ध्यान से देखिएगा पूरी कहानी क्या थी। हमने बोला शरीर की हर एक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है। जब शरीर की हर एक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा क्या बन रहा है? एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है। वो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंच रहा है? हमने बोला वो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी के पास पहुंच रहा है। याद रखना, मैंने बोला फ्रॉग में किडनी कितनी है? 1 पेयर, दैट इज 2 किडनी है, 2 किडनी है। उन किडनी का कलर कैसा होता है? हमने बोला किडनी का कलर डार्क रेड होता है, और वो बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। हमने बोला जब ये ब्लड जिसमें एक्सक्रीटरी मैटर थे वो किडनी में पहुंचा, तो किडनी ने उस ब्लड में से क्या बाहर निकाल दिया? एक्सक्रीटरी मैटर, दैट इज यूरिया बाहर निकाल दिया। और वो यूरिया इस किडनी से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के किस में आएगा? इस यूरेटर में आएगा। इस यूरेटर में आएगा, और ये यूरेटर जाके कहां खुलेगी? क्लोका में खुलेगी। कहां खुलेगी? क्लोका में खुलेगी। और ये क्लोका कहां खुलेगा? हमने बोला आउटसाइड द बॉडी। ये कहां खुलेगा? हमने बोला ये बॉडी के बाहर खुलेगा, बॉडी के बाहर खुलेगा। अब खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि अगर मेल फ्रॉग को आप देखोगे, खास बात यह थी मेरे दोस्त कि अगर आप मेल फ्रॉग को देखोगे, तो मेल फ्रॉग में तो ये यूरेटर जो है, ये यूरेटर यूरिनोजेनेटल डक्ट की तरह काम करती है। यूरिनोजेनेटल डक्ट की तरह काम करती है। मतलब ये ट्रांसपोर्ट करती है दोनों ही चीजों का, ट्रांसपोर्ट करती है दोनों ही चीजों का। किसका? स्पर्म्स का भी एंड यूरिन का भी। हमने बोला ट्रांसपोर्ट्स सीमन एंड यूरिन। ये सीमन एंड यूरिन दोनों का ही ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए इस यूरेटर को बोलते हैं यूरिनोजेनेटल डक्ट, यूरिनोजेनेटल डक्ट बोलते हैं। बोला सर,
ठीक बात है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में यूरेटर से केवल यूरिन आएगा और जेनाइटल डक्ट दैट इज ओविडक्ट है, वो ओविडक्ट जाके क्लोका पे खुलेगी और वो क्या लेके आएगी? फीमेल गैमिट लेके आएगी। इसका मतलब यह था कि मेल में तो क्या हुआ कि मेल में तो एक्सक्रीटरी पोर एंड जेनाइटल पोर दोनों एक कॉमन ओपनिंग के द्वारा खुले, जबकि यहां पे फीमेल में ये दोनों की दोनों चीजें क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मतलब यूरेटर एंड ओविडक्ट दोनों क्लोका पर आकर खुलती है, लेकिन अलग अलग ओपनिंग के द्वारा। हमने क्या देखा? हमने बोला इस यूरेटर से जो यूरिन आता है वो यूरिन जाके कहां पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर पे। कहां जाके स्टोर होता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर हमेशा रेक्टम की वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये रेक्टम की वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होता है। कहां लोकेटेड होता है? रेक्टम की वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होता है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर कहां लोकेटेड होता है? रेक्टम की वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होता है। यस, ये बात थी इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब सवाल था, सर अगर हमसे कोई पूछे कि फ्रॉग का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त कि फ्रॉग का एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो होता है यूरिया। मतलब फ्रॉग किसका एक्सक्रीशन करता है? यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। इसीलिए इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। तो जब भी बोले कि बताओ फ्रॉग का एक्सक्रीटरी मटेरियल, हमने कहा यूरिया, इसलिए फ्रॉग क्या हुआ? यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल हुआ। यस, यहां पे जाके फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो खत्म होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट कीजिए इतनी सी बात को प्लीज। चले देखो तो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। बेटा जैसे हमारे शरीर में बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम मिलकर काम करते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, दूसरा नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन रिलीज करती है, जो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। इसी तरह फ्रॉग के शरीर में भी दो अलग अलग सिस्टम मिलते हैं, दो अलग अलग सिस्टम मिलते हैं। पहला मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा मिलता है नर्वस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम ही बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, क्या अगर पूछे फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में? भैया नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है। एनसीईआरटी नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट दिए? 3 पार्ट दिए। एक सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को शामिल किया। दूसरा पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व को शामिल किया। और मैं आपको बता दूं कि फ्रॉग के ब्रेन से 10 जोड़ी 10 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है। तीसरा मेरे पास है एएनएस दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तीसरा मेरे पास है एएनएस दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, पहला पैरासिम्पैथेटिक एंड दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहला पैरासिम्पैथेटिक एंड दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यार ये सारी की सारी बातें तो वो है जो हम ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अब खास बात थी सर अगर हम इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो उसको क्या कहेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, एक है ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। हमने मान लिया बेटा ये व्हाइट वाला जो मेरे पास है ये क्रेनियम बॉक्स है। याद करो क्रेनियम बॉक्स बोन का बना हुआ एक ऐसा बॉक्स था जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये पीले वाला जो दिखाई दे रहा है ब्रेन प्रेजेंट है। ये ब्रेन एग्जैक्टली में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फोर ब्रेन, कौन सा पार्ट है भैया? फोर ब्रेन। दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है मेरे दोस्त? 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
अब पूछेगा सर ये फोर ब्रेन कितने पार्ट में? बच्चे फोर ब्रेन में हमने शामिल किया है, वो किया है ऑल फैक्ट्री लोब्स को। फोर ब्रेन में किसको शामिल किया है? ऑल फैक्ट्री लोब्स को। अपने पास फोर ब्रेन में किसको शामिल किया है? सेरेब्रम को। और सेरेब्रम में होते हैं दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। एंड फोर ब्रेन में शामिल किया है डायनसिफेलोन को, और डायनसिफेलोन की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? एक। ये तीनों के तीनों फोर ब्रेन के पार्ट है। सवाल पूछेगा मिड ब्रेन में। याद करो तुमने पढ़ा था हमारे मिड ब्रेन की डोर्सल सरफेस पर 4 कोलिकुलाई प्रेजेंट थे, इसलिए उन्हें बोला था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जबकि फ्रॉग के मिड ब्रेन को देखो तो वहां पे केवल 2 ही ऑप्टिक लोब्स या 2 ही कोलिकुलाई प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। अगर फ्रॉग के इस हाइंड ब्रेन को देखें तो फ्रॉग के हाइंड ब्रेन के 2 भाग हैं। एक भाग को बोलते हैं सेरिबेलम और दूसरे भाग को बोलते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। एक को बोलते हैं सेरिबेलम, दूसरे भाग को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मेडुला ओब्लंगेटा बोलते हैं। ध्यान रखना हाइंड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट, यस हाइंड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट, ये मेडुला ओब्लंगेटा क्या है? मैंने बोला ये अपने पास है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है जो किससे कनेक्ट रहता है? मैंने बोला कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कोड, जो कि स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहता है, जो कि स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहता है, जो कि स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहता है। उसे ही अपन ने क्या बोल दिया? उसे ही हमने बोल दिया मेडुला ओब्लंगेटा। अब बड़े ध्यान से देखो, ये क्रेनियम बॉक्स था, स्कल था। इस स्कल के बेसल पार्ट पे ये एक होल दिखाई दे रहा है। इस होल को अपन ने क्या बोल दिया? इस होल को हमने बोल दिया फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बोल दिया? फोरामेन ऑफ मैग्नम बोल दिया। इस फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर निकला कौन? मेडुला ओब्लंगेटा, और जाके किससे कनेक्ट हो गया? इस गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर स्पाइनल कोड से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? स्पाइनल कोड से जुड़ गया। तो जब भी बोले बताओ मेडुला ओब्लंगेटा कहां से बाहर निकलता है? फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर निकलता है। देन किस में कंटिन्यू हो गया? स्पाइनल कोड में कंटिन्यू हो गया। और ये इस स्पाइनल कोड को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। वो वर्टेब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन? वर्टेब्रल कॉलम। कौन? वर्टेब्रल कॉलम। बेटा यहीं पे जाके फ्रॉग का नर्वस सिस्टम कंप्लीट, नर्वस सिस्टम कंप्लीट। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। यस, चले जी हम आगे, थोड़ा आगे बढ़ते, देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास, उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बेटा आपको पता है कि फ्रॉग एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। अब खास बात ये क्या थी, आपने देखा होगा कि जहां पानी भरा होता है वहां फ्रॉग की टर टर आवाज आती है। जो टर टर की जो आवाज निकालता है वो एग्जैक्टली में मेल फ्रॉग निकालता है। मेल फ्रॉग निकालता है। क्यों? क्योंकि मेल फ्रॉग जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं वोकल सेक्स। वोकल सेक्स जो है वो केवल और केवल मेल फ्रॉग में पाए जाते हैं। इसकी वजह से मेल फ्रॉग जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है एक फीमेल को अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए। कब? ब्रीडिंग सीजन में। ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग के लिए फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मेल जो था वो साउंड निकालता है। तो जब भी पूछे वोकल से किस में प्रेजेंट है, आप कहोगे मेल में। और एक चीज और मैंने बोली थी, कोपुलेटरी पेड, वो किस में? मेल के आगे वाले पैर के फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट डिजिट में क्या प्रेजेंट है? कोपुलेटरी पेड, जो कि मैटिंग में हेल्प करती है, जो कि ब्रीडिंग में हेल्प करती है। अब ये पूरा का पूरा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेल जो है उस मेल में मिलते हैं 1 पेयर टेस्टिस, और ये टेस्टिस ही वो जगह थी जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो हमने बोला यही है मेरे पास साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। यही मेरे पास है साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। यही मेरे पास है क्या? स्पर्म के प्रोडक्शन की साइट, स्पर्म के प्रोडक्शन की साइट। तो जब भी बोले टेस्टिस, हमने बोला मेल में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं और यही स्पर्म के प्रोडक्शन की साइट है। सवाल था गुरुजी अगर ये पूछे कि ये मेल के टेस्टिस दिखाई कैसे देते हैं,
बच्चे मेल के जो टेस्टिस है वो पीले रंग के दिखाई देते हैं, दैट इज उनका कलर कैसा है, येलोइश कलर है, और वो है ओवल शेप्ड। कैसे है, ओवल शेप्ड। तो मेल के टेस्टिस कैसे हैं, ओवल शेप्ड है, एंड कैसे हैं, येलोइश कलर के दिखाई देते हैं। अब इन टेस्टिस की क्या खास बात है, ये टेस्टिस जो होते हैं ये किडनी से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, किडनी से अटैच होते हैं। और किडनी से किससे अटैच होते हैं, डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से। और उस डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मीजोरैकियम। मीजोरैकियम। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये मेरे पास है डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे बोलते हैं मीजोरैकियम। तो सीधी सी बात याद रखना, जब भी बोले टेस्टिस किससे अटैच्ड है, तो आप कहोगे टेस्टिस जो है वो किडनी से अटैच्ड है। किसकी हेल्प से, इस मीजोरैकियम की हेल्प से अटैच्ड है, मीजोरैकियम की हेल्प से अटैच्ड है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये मेरे पास किडनी है, ये मेरे पास क्या है, किडनी है। हमने देखा किडनी से ये येलोइश कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये तो है टेस्टिस। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये ऑक्टोपस के आर्म के जैसी जो दिखाई दे रही है ये एग्जैक्टली में फैट बॉडीज है। ये क्या है, फैट बॉडीज। बेटा फैट बॉडीज जो है इनमें एग्जैक्टली में फैट स्टोर होता है। इनमें क्या स्टोर होता है, इन फैट बॉडीज में एग्जैक्टली में क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। ये फैट क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, हमने बोला प्रोवाइड एनर्जी। एग्जैक्टली में इस फैट को तोड़ के फ्रॉग क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये फैट बॉडीज भी दिखाई दे रही है बिल्कुल किडनी के ऊपर, सॉरी बिल्कुल किडनी के ऊपर दिखाई दे रही है। यस, ये सॉरी टेस्टिस के ऊपर दिखाई दे रही है। यस। अब देखना, हमने बोला इस टेस्टिस में क्या बनेंगे, बोला टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और वो स्पर्म जो थे वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है कैनाल, जिसको बोलते हैं बीडर कैनाल। ये बीडर कैनाल किस में प्रेजेंट है, हमने बोला ये किडनी में प्रेजेंट है। बीडर कैनाल किसमें प्रेजेंट है, किडनी में। तो टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे वो इस बीडर कैनाल में आने चाहिए। लेके कौन आए, अरे टेस्टिस में जो स्पर्म बने उन्हें बीडर कैनाल में लेके आने का काम करती है ये वासा इफिरेंसिया। वासा इफिरेंसिया, जब भी बोले वासा इफिरेंसिया क्या काम करती है, हमने बोला ये टेस्टिस से स्पर्म्स को इस बीडर कैनाल में लेके आने का काम करती है। पूछेगा सर एक बात बताओ, वासा एफरेंसिया की संख्या कितनी होती है। बेटा एक टेस्टिस से जो वासा एफरेंसिया निकलती है वो निकलती है 10 से 12। कितनी निकलती है, 10 से 12 निकलती है। और ये कहां खुलती है, ये इस किडनी की बीडर कैनाल में खुलती है। इसका मतलब स्पर्म कहां बना, टेस्टिस में। टेस्टिस से कहां आया, बीडर कैनाल में। बीडर कैनाल से कहां आया, अरे बीडर कैनाल से आया यूरिनोजेनिटल डक्ट में। और यूरिनोजेनिटल डक्ट के द्वारा कहां खुला, हमने बोला क्लोका में। क्लोका में। तो अगर कोई मेरे से कहे व्हाट इज द पाथ ऑफ स्पर्म, अगर कोई मेरे से पूछे कि आप हमें बताओ पाथ ऑफ स्पर्म, अगर कोई कहे कि आप हमें बताओ पाथ ऑफ स्पर्म, हमने बोला कहानी शुरू कहां से हुई, टेस्टिस से। टेस्टिस से कहां, हमने बोला टेस्टिस में क्या हुआ, हमने बोला स्पर्म प्रोडक्शन हुआ टेस्टिस में थ्रू वासा एफिरेंसिया। तो हमने बोला ये कहां, टेस्टिस में से ही क्या निकली, थ्रू वासा एफिरेंसिया। थ्रू वासा इफिरेंसिया। इफिरेंसिया कहां पहुंचा, बीडर कैनाल में। बीडर कैनाल कहां खुली, हमने बोला यूरिनो जेनाइटल डक्ट, दैट इज यूरेटर में। यूरेटर कहां खुली, हमने बोला क्लोका में। क्लोका में। और क्लोका कहां खुला, आउटसाइड। द बॉडी। किसके द्वारा, हमने बोला क्लोकल अपर्चर के द्वारा।
क्लोकल अपर्चर के द्वारा, क्लोकल अपर्चर के द्वारा। चले, ये पूरा का पूरा स्पर्म का पाथ था। चले भैया, इतनी सी बात मेरे हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं आपसे, वो बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं मेरे दोस्त फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये लो जी भैया, जब भी अगर हमसे कोई पूछे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो एक बात याद रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको देखेंगे तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं अपने पास 1 पेयर ओवरी। ओवरी कितने पेयर है? हमने बोला यहां पर 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट है, और ये 1 पेयर ओवरी भी किडनी के नजदीक प्रेजेंट होता है। लेकिन खास क्या बात थी? खास बात ये थी कि टेस्टिस भी किडनी के नजदीक था, और वो मीजोरेकियम के द्वारा किडनी से जुड़ा हुआ था। लेकिन ओवरी जो है वो किडनी से जुड़ा हुआ नहीं होता, नॉट कनेक्टेड टू द किडनी। सवाल था सर ठीक बात है, ये किडनी से कनेक्टेड नहीं होता, कौन? ओवरी। अब हुआ क्या? ये ओवरी ही वो जगह थी जहां पे फीमेल गैमिट दैट इज ओवा का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दूं कि एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होती है वो एक बार में 2500 से 3000 ओवा प्रोड्यूस कर सकती है। एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो है वो एक बार में 2500 से 3000 एग को प्रोड्यूस कर सकती है, और वो एग जो थे वो इस ओविडक्ट से होते हुए कहां जाएंगे? हमने बोला वो ओविडक्ट से होते हुए जाएंगे, और ये ओविडक्ट जाके खुलेगी क्लोका में। कहां खुलेगी? क्लोका में खुलेगी। बोला सर ठीक बात है, लेकिन गुरुजी अगर पूछे ओविडक्ट कहां से ओरिजिनेट हुई? बेटा ओविडक्ट जो है वो ओवरी से ओरिजिनेट हुई। ओवरी कितने? 2, हर एक ओवरी से एक ओविडक्ट निकली, तो टोटल कितनी ओविडक्ट आई? 2 ओविडक्ट आई। कितनी ओविडक्ट आई? 2 ओविडक्ट आई। और ये ओविडक्ट कहां खुलेगी? हमने बोला क्लोका में खुलेगी, बिल्कुल सेपरेट ओपनिंग के द्वारा। मेल में तो यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग के द्वारा क्लोका में खुला था, जबकि यहां पे सीधी बात है, यूरिन की ओपनिंग अलग, यूरेटर की ओपनिंग अलग, एंड ओविडक्ट की ओपनिंग अलग, ओविडक्ट की ओपनिंग अलग। यस, सेपरेट ओपनिंग के द्वारा खुलेगी। सवाल था सर इतनी सी बात ठीक है, तो अगर कोई मेरे से पूछे कि आप हमें बताइए पाथ ऑफ ओवा, अगर कोई हमसे कोई पूछे कि आप हमें बताओ पाथ ऑफ ओवा, अगर मेरे से कोई ओवा का पाथ पूछे तो ओवा के पाथ के बारे में मैं क्या बताऊं? हमने बोला सबसे पहली बात है ओवरी। ओवरी में ओवा का प्रोडक्शन हुआ, वो कहां गया? हमने आया वो आया ओवी डक्ट में। ओवी डक्ट जाके कहां खुली? मैंने बोला ओपन इनटू क्लोका। कहां खुली? क्लोका में खुली, और क्लोका आउटसाइड द बॉडी। ये खुली आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? हमने बोला बॉडी से बाहर खुला, किसके द्वारा? हमने बोला थ्रू क्लोकल अपर्चर। क्लोकल अपर्चर के द्वारा ये शरीर से बाहर खुल रहा है। यस, बोला गुरुजी ठीक है, बोला गुरुजी ठीक है। सर अगर हमसे कोई कहे कि ये क्लोकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुला, तो इसका मतलब यहां पे देखो मेल के स्पर्म जो थे वो भी क्लोकल अपर्चर के द्वारा बाहर निकल गए थे, दैट इज पानी में आ गए थे, और फीमेल ने अपना ओवा भी कहां रिलीज कर दिया? क्लोकल अपर्चर के द्वारा पानी में रिलीज कर दिया। तो बताओ फर्टिलाइजेशन कहां होगा? आप कहोगे सर फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, क्योंकि मेल गैमेट भी कहां है? पानी में। फीमेल गैमेट भी कहां है? पानी में। और इन एनिमल्स में लार्वल स्टेज होती है, और फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? टेडपोल। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं? टेडपोल। और ऐसा एनिमल जिसमें लार्वा होता है, जिसमें लार्वा होता है, उसमें डेवलपमेंट कैसा हुआ? उसमें हुआ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसमें हुआ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब सवाल पूछेगा सर यह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो हुआ, तो हमने बोला इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ? हमने कहा ये था अपने पास टेडपोल लार्वा।
ये टेडपोल लार्वा जो था ये किस में कन्वर्ट हुआ? हमने बोला ये एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। ये टेडपोल लार्वा जो था ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, और इस प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसे ही बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। तो टेडपोल लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन, इसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। तो यहां पे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हुआ? कंप्लीट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या हुआ? कंप्लीट। एंड हमने डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर ली, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर ली। अब एक छोटी सी बात एनसीईआरटी की रह गई। बोला सर क्या रहेगी? यार वो सवाल ये पूछता है कि सर आप हमें ये बताओ कि ये फ्रॉग जो है क्या इसका कोई फायदा है? मैं कहूंगा यस, फ्रॉग हमारे लिए बेनिफिशियल है। बोला सर कैसे बेनिफिशियल है? अरे फ्रॉग इसलिए बेनिफिशियल है, फ्रॉग जो है वो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि फ्रॉग जो था वो इंसेक्ट्स को खाता है, और इंसेक्ट्स को खाएगा तो फसलों को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? ये इंसेक्ट्स को खाता है, इसलिए हमने बोला क्रॉप को, फसलों को बचाने का काम करता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात पूछेगा सर और क्या फायदा है? बेटा ये फ्रॉग जो था ये इकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ कि ना? कैसे? हमने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? हमने बोला फूड चेन, फूड वेब में, इकोसिस्टम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। इसलिए हमने बोला ये इकोलॉजिकल बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पे फ्रॉग जो था, उस फ्रॉग की जो मस्कुलर लेग्स थी, और मस्कुलर लेग कौन सी थी? पीछे वाली टांगे, उनको लोग खाते हैं। तो कई सारे कंट्रीज में तो फ्रॉग की मस्कुलर लेग्स को खाया जाता है। मतलब ये लोगों की भूख मिटाने का काम करता है। यही बात एनसीईआरटी ने दी। और इसी के साथ हमने ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी जो था मेरे दोस्त, उसको कर दिया एकदम खलास, एकदम खत्म। यस। और यहीं पे 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स थे वो होते मेरे दोस्त कंप्लीट। बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद,